नमस्कार साथियों, ज्ञान से सेवा की ओर इसी उद्देश्य के साथ कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आयोजित ज्ञान सुधा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत एवं अभिनंदन। ज्ञान सुधा का यह कार्यक्रम युवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं की क्षमता विकास, मार्गदर्शन एवं मोटिवेशन हेतु आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में सफलता के मंत्र रूपी अमृत में ऑनलाइन लाइव सेशंस जो कि प्रत्येक बुधवार तथा शनिवार को आयोजित हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारा 5वां दिन है, जिसके अंतर्गत आप 9वां सत्र आयोजित हो रहा है। और आज का जो विषय है दर्शकों, यह आपके जीवन में की ऑफ सक्सेस यानी सफलता की कुंजी के रूप में सिद्ध होगा। आज का विषय है कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस। और इस विषय पर मार्गदर्शक के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री कुलदीप जी शर्मा। आप वर्तमान में पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जयपुर के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड ह्यूमैनिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आप बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। आपने कई स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम्स तथा स्टेट लेवल प्रोग्राम्स में रिसोर्स पर्सन के रूप में भी कार्य किया है। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपकी एक्सपर्टीज है और साथ ही आप एक बहुत अच्छे कहानीकार भी हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे इस ज्ञान सुधा कार्यक्रम में। और मैं डॉक्टर विनीता अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान, दर्शकों और हमारे वक्ताओं के बीच में संवाद स्थापित करने के लिए। तो सर बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का जो विषय हमारा है और उसके बारे में मैं एक कहना चाहूंगी कि किसी भी व्यक्ति की जो सफलता है वो इसी बात पर निर्भर करती है कि उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, उसका सेल्फ डेवलपमेंट कैसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है। ये ऐसे टूल्स हैं जिससे वो अपनी नॉलेज को ब्रश अप कर सकता है। तो सर हमारी ऑडियंस के, हमारे दर्शकों के कुछ सवाल मेरे पास हैं और इन्हीं सवालों के साथ आपको रूबरू होना चाहूंगी श्री कुलदीप जी शर्मा सर। मेरा प्रथम प्रश्न आपके लिए सर, हमारे ऑडियंस ये जानना चाहती है, हमारे दर्शक ही जानना चाहते हैं सर, विद्यार्थियों के बीच स्टेज फियर एक बहुत बड़ी समस्या है, यानी मंच का डर किस तरह से दूर किया जाए, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी सर। इस पर थोड़ा मार्गदर्शन आप हमारे व्यूअर्स का करें। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और आपने इतना बढ़िया बेहतरीन तरीके से इंट्रोडक्शन दिया प्रोग्राम का। और मैं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर कमिश्नरेट कॉलेज ऑफ राजस्थान का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके कमिश्नर नायक जी, नोडल ऑफिसर विनोद भारद्वाज जी और उनकी एंटायर टीम, जो कि एफर्ट के साथ, अनटायरिंग एफर्ट्स के साथ ये प्रोग्राम सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि स्टेज फियर एक बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम है जो सभी के बीच है। ना तो इससे अछूता मैं रहा हूं और ना आप लोग। नर्वसनेस, जब भी हम कभी बोलने जाते हैं स्टेज पर या किसी डायस पर या हमें कुछ कहना पड़ता है तो हम हमेशा नर्वस फील करते हैं। हमारे पैरों में शिवरिंग होना शुरू हो जाता है और ये सभी ने फील किया है। चाहे बचपन में हमें किसी पोयम को सुनाने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता हो, चाहे क्लास में एक टीचर एक स्टूडेंट को खड़ा कर दे कि हाँ आप आइए और वो वाली पोयम सुनाइए जो आपने बचपन में सुनी थी। अब एक पोयम ऐसी है जो सबने सुनी, वो है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब मैं इसी को कहूँ किसी बच्चे से कि आप आइए डायस पर और उसको सुना दीजिए, तो ये पोयम जिन्होंने 10 बार भी सुनी है, 100 बार भी सुनी है, लेकिन फिर भी नर्वसनेस फील होगी, उस फ्लो के साथ सुना नहीं पाएंगे जैसा कि वो चाहते हैं। राइट। तो इसको दूर कैसे करें, तो मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बताने जा रहा हूँ। चूंकि अब हम बहुत हाईटेक हो गए हैं और धीरे धीरे जमाना भी पीपीटी और प्रेजेंटेशन का आ रहा है और क्लासरूम टीचिंग तो हम शुरू से करते ही जा रहे हैं, तो मैं उसी का एग्जांपल लेते हुए बता रहा हूँ। सपोज कीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है क्लास में और उसने अब कहा टीचर ने कि अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा या मैं एक एक करके आपको बुलाऊंगा और आपको स्टेज पर आकर कुछ बोलना है, कुछ 2 लाइंस बोलनी है। चाहे आप अपना कोई टर्निंग पॉइंट बताएं लाइफ का, चाहे कोई स्टोरी सुनाएं। ठीक है। अब होता क्या है, सीन ये होता है कि टीचर ने कहा कि अब मैं बुलाऊंगा 1 बाय 1, तो सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को एंगेज्ड शो करते हैं, गर्दन नीचे करके लिखना शुरू कर देंगे कि हम तो भाई काम कर रहे हैं, सर की निगाह मेरे पास बिल्कुल बिल्कुल नहीं आ जाए। और सर तो सब जानते ही हैं। तो सर ने अचानक से नाम ले दिया कि अच्छा शुभम आप आइए। अब जैसे ही शुभम का नाम लिया
तो शुभम मेंटली प्रिपेयर नहीं था। तो क्या हुआ उस कंडीशन में, वो क्या क्या फील करता है। जैसे ही शुभम का नाम लिया कि शुभम को आना है स्टेज पर, उसको कुछ बोलना है, तो जो वो एक्सहेल कर रहा था, जो श्वास उसने अंदर ले रखी है, वो उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही सर ने नाम लिया, चेस्ट तक उसकी श्वास अटक गई। अब होता क्या है सिनेरियो में, अब चूंकि टीचर ने नाम लिया है तो स्टेज पर तो आना ही है। तो शुभम जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में आएंगे और हड़बड़ाहट में बोलना शुरू करेंगे। फेस पर रेडनेस आ जाएगी और टंग उनका साथ छोड़ देगी, जो बोलना चाहते हैं उसमें लड़खड़ा जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम वो फेस करेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो श्वास अटकी हुई है अभी, वो रिलीज नहीं हो पाई है। और यकीन मानिए, यदि वो श्वास रिलीज हो गई, 20% आपका स्टेज फियर निकल जाएगा, ये गारंटी है मेरी। अब वो निकालनी कैसे है, उसका तरीका क्या हो सकता है। तो आप आए स्टेज पर, अब आपको बोलना है। तो मेरा इसमें सुझाव ये है कि आप तुरंत बोलना मत शुरू करिए, 20 सेकेंड्स एटलीस्ट रुकिए, आइए थोड़ा सा एडजस्ट होइए। 20 सेकेंड्स आपको रुकना है, कुछ नहीं बोलना है। अब आप कहेंगे कि सर हम तो सामने आकर ऐसे 20 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स खड़े हो जाएंगे तो ऑडियंस क्या कहेगी, ऑडियंस समझेगी कि ये तो भूल गया, इसको तो कुछ याद ही नहीं है, तो हमें तो ब्लंट समझा जाएगा। ऐसी बात नहीं है। आप लोग थोड़ा सा ऐसा दिखाइए, ऐसा एक्ट करिए, ऐसा शो करने की कोशिश करिए कि आप बहुत एक्सपर्ट हैं इस चीज में। हो सकता है कि आपके सामने पोडियम रखा हो सकता है नहीं भी हो, और अपन समझ सकते हैं कि शायद या तो कुर्सी है या चेयर है या पोडियम है, स्टेज पर कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। आप क्या करिए, पोडियम अपनी सही जगह पर रखा है, आप एकदम आए। आपका पहला टास्क क्या है कि वो जो श्वास है उसको बाहर निकालना है। आपने पोडियम को ऐसे पकड़ा और जी। उसको हल्का सा टिल्ट करने की कोशिश कीजिए, हल्का सा, थोड़ा सा, वापस से वहीं रख दीजिए। पोडियम तो सही जगह पर था, आप तो जी। केवल टाइम थोड़ा सा निकाल रहे हैं। ऑडियंस क्या समझ रही है, ऑडियंस ये फील कर रही है कि आप बहुत एक्सपर्ट हैं, देखो अपने आप कैसे मैनेज कर रहे हैं स्टेज को, ये बड़ी बहुत खास अच्छे बात है। सर, बहुत अच्छे। ठीक, तो आपने ऐसे टिल्ट किया, उसको फिर वहीं की वहीं रख दिया। सपोज कीजिए कि माइक भी रखा है, सपोज, ऐसा नहीं है कि हमेशा हो। तो माइक होता है तो थोड़ा उसको टेस्ट करना बड़ा ही जरूरी है। तो माइक पर अपन, आपने देखा होगा थोड़ा सा ऐसे ठक ठक ठक, एक बार 3 बार कर लीजिए। अपनी साउंड, अपनी वॉइस भी चेक कर लीजिए, हेलो 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 हेलो। तो ऐसे अपनी साउंड भी चेक कर लीजिए। इससे क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि आपकी साउंड 360 डिग्री से सामने वाले की दीवार से लौट कर आ रही है आपके पास। और ये 20 सेकेंड्स निकल चुके हैं, आपकी श्वास बाहर आ चुकी है, 20% आपका फियर जो है रिड्यूस हो चुका है। जी। सपोज कीजिए अब आप स्टेज पर हैं, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट, ये सभी के लिए बात है, केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, टीचर्स के लिए भी बात है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं बता रहा हूँ। आजकल हम पीपीटी के थ्रू पढ़ाते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत देते हैं। प्रेजेंटेशन देना तो डेली लाइफ का एक पार्ट हो गया है, चाहे ऑफिस हो चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो। आपको प्रेजेंटेशन शुरू करनी है, आप आए, डर तो रहता ही है सभी को, नर्वसनेस तो सबको रहती है शुरू में ही दिक्कत है। शुरू में सेट हो गए पिच पर, यदि सहवाग जब क्रिकेट खेलने आते हैं और शुरू के 10-15 ओवर खेल जाते हैं तो हमारा वो बढ़ जाता है कि अब तो 300 जीत रन का पार कर विश्वास जाएंगे। बढ़ बिल्कुल जाता है सर, बढ़ बिल्कुल जाता है, बिल्कुल सर। और नहीं तो हम ऐसा लगता है कि आउट हो जाएंगे जल्दी। तो हमें शुरू में सेट होना है, फिर सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। आपसे कोई गलती भी होती है तो वो भी इग्नोरेबल है। ठीक है, तो आपको पीपीटी दिखानी है बाय द वे, और आपको कोई टॉपिक है, बिल्कुल भी मत बताइए कि आप किस टॉपिक पर बोलने जा रहे हैं यार, आपका नाम क्या है। आप शुरुआत में 1 मिनट या 2 मिनट की वीडियो से अपनी बात शुरू कर सकते हैं, but try to connect the moral of your video with the topic, with the theme। तो उससे मोरल को कनेक्ट करने की जरूर कोशिश करिए, ऐसा नहीं लगे कि टाइम पास है। तो आपने जैसे 2 मिनट का वीडियो दिखाया, अब आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपके पैरों में शिवरिंग हो रही है, श्वास निकल चुकी है लेकिन पैरों में अभी भी शिवरिंग है थोड़ी सी। सामने ऑडियंस वाले फील कर लेते हैं कि पैर इसके कांप रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, 2 मिनट का वीडियो दिखाया, आपने कुछ नहीं बोला है अभी तक, आप केवल एडजस्ट हो रहे हैं। एडेप्टेशन का रूल 6 क्लास में सबने पढ़ा था साइंस में, अनुकूलन का नियम। जी। यदि अनुकूल हो जाते हैं हम किसी परिस्थिति के उसमें सापेक्ष, तो सारी चीजें ठीक होने लग जाती हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे कैसा भी मौसम। ठीक है, अनुकूलन का नियम था। तो आपने 2 मिनट का वीडियो दिखाया, आप वॉक डाउन कर लीजिए ऑडियंस की तरफ, थोड़ा थोड़ा सा पैरों से हल्का सा चल लीजिए, यदि जगह है, नहीं है तो आप सबके फेस रीडिंग कर लीजिए, सबकी तरफ देख लो, सारे ऑडियंस। अच्छा ये सर ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये फ्रेंच कट में जो बैठे हैं ये थोड़े से इंटेलिजेंट लग रहे हैं देखने से, ये थोड़ा परेशान कर सकते हैं, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जी। जी सर।
आपने 2 मिनट का ये काम किया, आप खुद फील करेंगे, कभी भी करके देख लेना। आप 2 मिनट स्टेज पर आ चुके हैं, 2 मिनट पास हो चुकी है, लेकिन अभी तक आपने कुछ बोला नहीं है, आपका फियर धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं और सारी ऑडियंस की आंखें भी खुल जाएंगी। ऑडियंस का जनरल टास्क ये होता है कि कोई ग्राउंड नट खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी का ध्यान कहीं है, तो उनका ध्यान भी आपकी तरफ आ जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एक छोटी सी स्टोरी से भी शुरुआत कर सकते हैं। कहने का मतलब आपको टाइम लेना है। अभी टाइम लेना क्यों है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आपने लाइव कॉन्सर्ट देखे होंगे। लाइव कॉन्सर्ट में आप देखते हैं कि जो पूरी टीम आती है, जिसमें एक सिंगर होता है, मेन सिंगर, एक ढोलक बजाने वाला होता है साइड में, और जो मेन सिंगर होता है उसके हाथ में हारमोनियम होता है जनरली, ऐसा एज्यूम किया जाता है, जी और सर। पीछे और वाद्य यंत्र होते हैं, उसके साथ उनकी पूरी टीम होती है। तो आपको पता है कि क्या वो आते ही कॉन्सर्ट शुरू कर देते हैं, क्या वो गाना शुरू कर देते हैं? उनका 3 या 4 घंटे का प्रोग्राम है, कम से कम वो 15 से 20 मिनट या आधा घंटा बिगाड़ते हैं। आपने कभी भी फील किया हो? तो जो सिंगर है, जिसके पास हारमोनियम है, जो मेन सिंगर है, अब उसको गाना गाना है, तो अब वो क्या है, आ गया है, अब वो 1-2 बार करेगा, और हल्का सा गला थोड़ा, क्या उसका गला खराब था? नहीं था, बिल्कुल भी गला खराब नहीं था, ठीक है ना। एडेप्ट होने की कोशिश कर रहे हैं वो। आपने एडजस्ट देखा होगा होने की कि जो कोशिश कर जो रहा है, बिल्कुल जो बिल्कुल सही ढोलक सर। वाला है, जो ढोलक वाला व्यक्ति है, जो ढोलक पर बैठा है, क्या वो ढोलक सेट करके नहीं लाया था? बिल्कुल लाया था सेट करके, लेकिन फिर भी बिल्कुल आपने आया देखा, था। उसने उसने एक थपकी दी इधर, और सामने वो जो साउंड सेट करने वाले टेक्नीशियन बैठे हैं, उसकी तरफ देख, थोड़ा सा इसकी आवाज बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा, थोड़ा डाउन, बस बस, ओके थैंक यू। और फिर आपने देखा होगा उसमें जो तार होता है उसको खींचते हैं, फिर उसको वहीं वापस ले आते हैं, और थोड़ा सा ऐसे ही टाइम। इससे क्या होता है, थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, थोड़ा सा टाइम भी निकल जाता है, क्योंकि जब आप चल कर आते हो, साइंटिफिक फैक्ट है, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा हुआ होता है। तो आप एक साथ बोलोगे तो श्वास कहीं ना कहीं बीच में ऑफ टेकल का काम करेगी। तो ये इस तरह से ये कुछ तरीके हैं जो आप अपना कर और अपना जो स्टेज फियर है उसको कम कर सकते हैं। आप कोई दूर एग्जाम्पल कर से सकते शुरुआत कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन किसी की तरफ फिंगर आउट नहीं करना। नहीं वर्मा जी आप बताइए, ऐसे नहीं कहना है पब्लिक में, ठीक है ना। उनको टाइम दीजिए, फिर आप खुद ही बता दीजिए। सर। यस सर मैम। बहुत अच्छी बात आपने बताई है, जिस तरह से हमें शुरुआत करनी चाहिए, उस शुरुआत के साथ आपने जो बात बताई कि हम किसी स्टोरी के साथ या अपने आप को एडजस्ट करते हुए काम कर सकते हैं सर। और कहा भी गया है सर, यदि खुद पर यकीन हो तो अंधेरे में भी रास्ते मिल जाते हैं। तो सर बहुत अच्छी बात आपने बताई स्टेज फियर से रिलेटेड हमारे व्यूअर्स को, हमारे विद्यार्थियों को। सर एक अगला प्रश्न ये है कि सफलता की तैयारी के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए तैयारी होनी जरूरी है। तो सर हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों का ये सवाल है कि हम कैसे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, उसको किस तरह से हम ग्रो कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं सर। रिकनेक्ट हो रहे हैं सर वापस। तो विद्यार्थियों, हमारे बीच में ज्ञान सुधा कार्यक्रम, और ज्ञान सुधा कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री कुलदीप जी शर्मा सर, और आप एक्सपर्ट हैं संप्रेषण कौशल में, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स में आपकी एक्सपर्टीज है, बहुत अच्छे सॉफ्ट स्किल के आप ट्रेनर हैं। आपने कई सारे स्टेट लेवल प्रोग्राम्स और साथ ही साथ स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम्स में भी रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ एक ऐसे वक्ता जुड़े हुए हैं जिन्होंने वास्तव में इस फील्ड में प्रैक्टिकल काम किया है, और इस प्रैक्टिकल काम करने के साथ साथ वो आज हमारे बीच में आप सभी विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। शायद किसी तरह की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सर हमारे साथ तुरंत वापस जुड़ रहे हैं। इस बीच में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ विद्यार्थियों कि अभी हमने स्टेज फियर पर सर से बात की थी, और जो डर होता है एक मंच का जो डर हमारे सभी के बीच में होता है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे एक आम इंसान भी हो। सर जैसा बात कर रहे थे, डॉक्टर कुलदीप जी शर्मा जैसा बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि एक सामान्य व्यक्ति को भी एक सामान्य सी पोएम सुनाने को कह दिया जाए, या अपना सामान्य इंट्रोडक्शन या परिचय देने के लिए कह दिया जाए, जिसके बारे में हम स्वयं सबसे अच्छे जानकार हैं। यदि मैं जानना चाहूँ विद्यार्थियों कि आपका नाम क्या है, आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, और आपका सपना क्या है, केवल इसी 4 मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो शायद स्टेज पर आने में आपको भी एक डर जरूर रहेगा।
तो इसी डर को दूर करते हुए, इसी डर को दूर करने के लिए हमें श्री कुलदीप जी शर्मा सर ने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं। उन्होंने बताया है कि हमें पहले स्टेज पर आने के बाद थोड़ा एडजस्ट होना चाहिए, यानी एडजस्ट होकर हमें काम करना चाहिए। सबसे पहले हम 2 मिनट लें, गहरी सांस लें और उसके बाद हम अपना बोलना शुरू करें। तो ये चीज हमने उनसे जानी कि किस तरह से स्टेज फियर को दूर किया जा सकता है। साथ ही विद्यार्थियों, आपके प्रश्न मुझे बराबर मिल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, हमारे दर्शकों से, हमारे व्यूअर्स से निवेदन करना चाहूंगी कि आप जो भी प्रश्न है हमारे आज के टॉपिक के बारे में, आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस, सफलता, आत्मविश्वास और संप्रेषण कौशल के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इस संबंध में जो भी प्रश्न आपके हैं वो प्रश्न आप हमें YouTube के चैट बॉक्स में आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। ये प्रश्न आपकी जिज्ञासा को शांत किया जाएगा और इस जिज्ञासा के लिए हम जुड़े रहेंगे हमारे स्पीकर श्री कुलदीप जी शर्मा सर के साथ। फिलहाल किसी तकनीकी समस्या की वजह से सर हमारे बीच में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट डॉक्टर दिलीप जी से निवेदन करूंगी कि आप सर किसी भी तरह की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम को रिसॉल्व करें। और हमारे बीच में आज आयोजित हो रहा है ज्ञान सुधा कार्यक्रम का 9वां सत्र, और इस 9वें सत्र में हम साथ में हैं डॉक्टर कुलदीप जी शर्मा के, जो बात कर रहे हैं संप्रेषण कौशल, आत्मविश्वास और सफलता के बारे में। विद्यार्थियों, आपसे निवेदन, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, ज्ञान सुधा चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। साथ ही अपने जो भी प्रश्न आज के टॉपिक से संबंधित हैं, उस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को आप YouTube के चैट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके सभी प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। हमारे आज के स्पीकर डॉक्टर कुलदीप जी शर्मा, आप बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पर। धीरे धीरे हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे और उसमें कई सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो इन सभी बातों में हम सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास पर भी बात करेंगे विद्यार्थियों। और क्योंकि कहा जाता है कि आत्मविश्वास बहुत आवश्यक है, आपकी सफलता के लिए बहुत आवश्यक है, तो हम तुरंत ही जुड़ रहे हैं हमारे आज के वक्ता डॉक्टर कुलदीप शर्मा से। बहुत अच्छी बात मैं आपके सामने रखूं उनके बारे में कि सर बहुत अच्छे कहानीकार हैं, स्टोरी टेलर हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज के साथ वो अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो हम इंतजार कर रहे हैं हमारे वक्ता, हमारे स्पीकर डॉक्टर कुलदीप जी शर्मा के पुनः जुड़ने का। विद्यार्थियों से निवेदन कि वे बने रहें हमारे साथ। किसी तकनीकी समस्या की वजह से हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है और हम तुरंत ही कुलदीप सर से कांटेक्ट किया है, वो जल्दी जुड़ रहे हैं। और इसी क्रम में जैसा कि मैडम ने आपको बताया, पहला सत्र जो है वो अभी आयोजित हो रहा है और अगले सत्र में हमारे नए जो गेस्ट हैं उनके साथ हम जुड़ेंगे। तब तक आप अपने जो भी प्रश्न हो वो हमारे चैट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए और हमारे मार्गदर्शक जो आएंगे उनके सामने हम अपनी बात रखेंगे, आपकी बात को रखा जाएगा। और सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। थैंक यू दिलीप सर। तो हमारे स्पीकर हमारे बीच में जुड़ रहे हैं। इस बीच में मैं आप सभी विद्यार्थियों को, हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि आज का सत्र कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और साथ ही सक्सेस पर बात कर रहे हैं हम। और हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर कुलदीप शर्मा। हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप शर्मा सर हमारे बीच में हैं। और हमने सर अभी आपसे जानने की कोशिश की थी कि यदि स्टेज फियर विद्यार्थियों में है तो उसे किस तरह से दूर किया जा सकता है। सर अगला प्रश्न मेरे पास विद्यार्थियों का आ रहा है। हमारे दर्शक बहुत उत्सुक हैं आपसे जानने के लिए। प्रश्न मेरे पास आ चुके हैं और इन प्रश्नों के साथ मैं आपके पास बढ़ना चाहूंगी। हमारे विद्यार्थी आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी जो आत्मविश्वास है उसको हम कैसे बूस्टअप करें, कैसे बढ़ाएं।
क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि यदि किसी को सक्सेस चाहिए, यदि हमें सफलता चाहिए, तो आत्मविश्वास होना जरूरी है। और यदि आत्मविश्वास तभी मिल सकता है जब हमने तैयारी की हो। तो विद्यार्थियों, बने रहिए हमारे साथ, हमारे ज्ञान सुधा कार्यक्रम के साथ। हमारे स्पीकर कुछ ही सेकंड में आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं और हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। आपके जितने भी प्रश्न हैं वो आप अपने YouTube चैनल के चैट बॉक्स में जरूर से हमें लिखकर भेजिए। हम कुछ ही देर में हमारे स्पीकर डॉक्टर कुलदीप शर्मा से रूबरू होंगे। यस मैम। सो आई एम इन सॉरी, एक्चुअली पॉपर फेल्ड था और जिस कारण से सारे ही पीसी शट डाउन हो गए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट अप किया जाए। तो एक छोटी सी स्टोरी से अपन शुरुआत करते हैं। एक निकोलो पैगनिनी का नाम शायद आपने सुना होगा। 19th सेंचुरी में एक बहुत बड़े, बहुत फेमस वायलिनिस्ट थे ये। और एक दिन इनका प्रोग्राम होने वाला था और प्रोग्राम से ठीक 15 मिनट पहले ये काफी हताश, परेशान, निराश दिखाई दे रहे थे। इधर उधर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ चीज ढूंढना चाहते हैं लेकिन इनको कुछ मिल नहीं रहा है। प्रोग्राम में 5 मिनट की देरी बची थी। अचानक से मैनेजर जाते हैं निकोलो के पास और उससे कहते हैं कि निकोलो क्या कर रहे हो, जल्दी से स्टेज पर पहुंचो। निकोलो भागते हुए किसी रूम में जाते हैं। वहां पर बहुत सारी वायलिन रखी हुई थी और उनमें से रैंडमली एक वायलिन को उठा लेते हैं और प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। और जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता है, शुरुआत से ही बहुत हिट जाना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छा वो वायलिन प्ले करते हैं उस दिन और बहुत सफलता मिलती है, स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है उन्हें। प्रोग्राम जब पूरा खत्म हो जाता है तो मैनेजर निकोलो के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि तुम प्रोग्राम से पहले बड़े ही परेशान दिखाई दे रहे। निकोलो ने कहा कि मैं वो वायलिन ढूंढ रहा था जो मेरी सबसे फेवरेट थी, जिस वायलिन की वजह से मैं आज तक यहाँ पहुंचा, लेकिन मुझे वो वायलिन मिल नहीं रही थी। अचानक से लास्ट मोमेंट पर मैंने एक रैंडमली दूसरी वायलिन उठा ली, लेकिन प्रोग्राम फिर भी हिट हुआ। इससे क्या मैसेज मिलता है? इससे मैसेज ये मिलता है कि जो टैलेंट है या आपका जो एक्सप्लोरेशन है या आप में जो सब कुछ है, जो भी आप में यूनिकनेस है, वो आपके अंदर है, वो किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं है। ठीक है ना? तो आपके पास है, जरूरत क्या है? उसको सेल्फ एक्सप्लोर करने की। तो टैलेंट खुद से आता है, ना कि किसी ऑब्जेक्ट से, किसी सब्स्टिट्यूट से। तो नॉलेज और थॉट, लैक ऑफ नॉलेज जो होती है उसकी वजह से हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी दिखाई देती है। यदि हमें किसी सब्जेक्ट पर, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर यदि नॉलेज की कमी है तो हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। ऐसा कई बार ऐसा देखा गया है। तो रीडिंग हैबिट जनरेट करने की जरूरत है और अपनी नॉलेज को इनहेंस करने की जरूरत है। नॉलेज सभी में है लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की जरूरत है उसको। आइंस्टीन की आपने कहानी सुनी होगी। अचानक एक बार पेड़ के नीचे बैठे थे और एक फल उनके ऊपर गिरता है और वो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि नीचे क्यों गिरा। तो क्वेश्चन मार्क लगाने की आपको जरूरत है यदि सफलता पानी। यदि आप किसी चीज पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो उसका आंसर ढूंढने के लिए आप में डिजायर पैदा होगी, क्यूरियोसिटी पैदा होगी और वही आंसर आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करेगा। सारे WH वर्ड्स, जितने भी WH वर्ड्स हैं, उनके आंसर आपको पता होना चाहिए। आप कभी भी कुछ भी काम करने जा रहे हैं, चाहे आप इस स्टेज पर बोलने जा रहे हैं या आप कुछ भी करने जा रहे हैं, WH वर्ड्स का आंसर आपको पता होना चाहिए। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपको क्या करना है। ठीक है ना? व्हाई यू आर गोइंग टू डू, आप क्यों करने जा रहे हैं। वेयर, आपको कहाँ करना है। हाउ, कैसे करेंगे। यदि इन WH वर्ड्स के आंसर आपको पता है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। ऑडियंस एनालिसिस आपको आना चाहिए कि किस तरह के ऑडियंस से आप रूबरू हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। पर्पजफुल रहिए, नेचुरल रहिए, एक्टिव रहिए और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाएगा। यस मैम। बहुत बहुत सही बात कही है आपने सर, कि यदि हम नेचुरल रहें, हम अपने ज्ञान का पूरा उपयोग करें। ये जो WH वर्ड वाली जो आपने बात बताई है, मैं आशा करती हूँ हमारे विद्यार्थियों को ये जरूर करना चाहिए कि किस तरह से हम इन प्रश्नों का उत्तर देकर अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर सकते हैं। सर सुरेश भाकर हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उनका भी अभी यही प्रश्न था। आशा है उन्हें ये आंसर, इसका उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि कहा भी गया है कि कोई भी योद्धा बिना शस्त्र के युद्ध जीत सकता है यदि उसके पास आत्मविश्वास है। तो सर बहुत अच्छी आपने बात हमारे दर्शकों के बीच में रखी।
एक और प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी सर, जो ये है कि वर्तमान समय में नकारात्मकता बहुत ज्यादा है। नकारात्मक विचारों से विद्यार्थी या प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्क प्लेस पर भी जूझता रहता है, गिरा हुआ रहता है। तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे इन नेगेटिव टेंडेंसीज को दूर किया जाए। सर कुलदीप जी, सर नेगेटिव टेंडेंसीज को कैसे दूर किया जा सकता है सर? कुलदीप सर, क्या मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं सर? लगता है शायद पुनः यहाँ नेटवर्क इशू है। मैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट डॉक्टर दिलीप जी सर से निवेदन करूंगी कि सर किसी तरह की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो उसे तुरंत रिसॉल्व किया जाए। हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं हमारे वक्ता का। कई प्रश्नों के साथ हमारे वक्ता हमारे बीच में है और हम उत्तर देंगे। हमारे आज के वक्ता हैं श्री कुलदीप जी शर्मा, और आज ज्ञान सुधा कार्यक्रम का नवा सत्र आयोजित हो रहा है। और ज्ञान सुधा कार्यक्रम, दर्शकों में बता दूं, प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को आयोजित हो रहा है और सफलता के मंत्र की जो बातें यहाँ की जाती है इन सेशंस के साथ। आज हम बात कर रहे हैं संप्रेषण कौशल, आत्मविश्वास और सफलता पर। इसी के साथ कुछ ही देर में हमारा द्वितीय सत्र भी शुरू होगा। इस द्वितीय सत्र में भी हमें कई सफलता के संबंध में कई बातें जानने को मिलेगी। श्री अभिषेक जी सुराणा हमारे बीच में रहेंगे। आप एसडीएम हैं फिलहाल माउंट आबू के, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर कुलदीप जी शर्मा हम वक्ता के रूप में, और जो हमें कई सारी बातें बताएंगे सफलता के मंत्र के रूप में, किस तरह से संप्रेषण कौशल, आत्मविश्वास आवश्यक है। अभी अभी हम बात कर रहे थे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर, यानी किस तरह से हम अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं, स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ाएं। तो बहुत ही अच्छी एक कहानी के साथ सर ने बात की थी, शुरुआत की थी कि किसी भी तरह से कोई वाद्य यंत्र या जो सब्स्टिट्यूट है वो किसी भी तरह से मैटर नहीं करता है। आप में जानकारी होनी चाहिए, आप में ज्ञान होना चाहिए। उस ज्ञान के साथ आप यदि खड़े हैं तो अपने आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं और सफलता की मंजिल को पा सकते हैं। कहते भी हैं दर्शकों, क्योंकि शायद हमें थोड़ा समय लगेगा कुलदीप जी शर्मा सर से जुड़ने के लिए, तो मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि आप अपने प्रश्नों को YouTube चैनल के चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और सफलता की बात कर रहे हैं हम, सफलता के मंत्र की बात कर रहे हैं हम, सभी आपके बीच में उपस्थित हैं। और कहा भी गया है विद्यार्थियों की अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, अपनी तकलीफों को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। इसी हौसले के साथ जुड़े हैं हमारे बीच में डॉक्टर कुलदीप जी शर्मा। टेक्निकल कुछ तकनीकी समस्या की वजह से वो हमारे बीच में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगी हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स, हमारे तकनीकी विशेषज्ञ से कि सर को तुरंत आप जोड़ें। हमारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। या सर, स्वागत है पुनः आपका, और हम सभी आपको सुनने को बेकरार हैं सर। तो जल्दी से अगला प्रश्न, हमारे विद्यार्थियों के बहुत सारे प्रश्न, हमारे व्यूअर्स के प्रश्न बहुत सारे मेरे बीच में हैं, तो सर जल्दी से हम अगला प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न मेरा यह था सर कि किस तरह से हम नेगेटिव टेंडेंसीज को दूर करें। हाँ, मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार एक बॉस होता है, प्रत्येक ऑफिस में एक बॉस होता है, और हमारे यहाँ एक एचओडी होते हैं। तो एक बॉस होता है और सारे उसके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो उसकी बुराई करते हैं अक्सर, और ये बड़ा ही हमें डोमिनेट करता है और हमारी ग्रोथ इसने रोक रखी है, हमें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देता, और ये है अपने बॉस की हर कोई बुराई करता है और ऐसे ही उसकी भी बुराई करते हैं वहां पर। तो एक दिन क्या होता है कि एक मैसेंजर आता है ऑफिस में, और वो इन्फॉर्म करता है सारे जो भी वहां पर सबऑर्डिनेट थे, जो भी एम्प्लॉइज थे, और उनको कहता है कि पता है बॉस की डेथ हो गई आज, बॉस अब हमारे बीच में नहीं रहे, बॉस इज नो मोर, बॉस इज नो मोर, बॉस इज नो मोर, ऐसे कहता हुआ वो आता है। तो सभी पहले तो खुश होते हैं मन ही मन में, अरे बढ़िया है,
मर गया तो अच्छा है, बड़ा ही परेशान बढ़िया करता है। था, हमारी हमारी ग्रोथ रोक रखी थी उसने, और हम क्या करें, कैसे बढ़ते आगे। लेकिन धीरे 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 थोड़ी देर में उनके इमोशंस चेंज हो जाते हैं और वो थोड़ा सा दुखी फील करते हैं, देखो था तो बॉस ही, था तो इंसान ही, अब हमें दुख तो व्यक्त करना चाहिए। तो मैसेंजर बोलता है कि उनका जो कोफिन है, उनकी जो डेड बॉडी है कोफिन में रखी हुई है, वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर रखा हुआ है, चलो अपन सभी चलते हैं और वन बाय वन वहां पर ट्रिब्यूट देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं उनको। तो सभी जाते हैं और वन बाय वन एक एक करके सभी जाते हैं उस कोफिन के पास और उसका लिड खोलते हैं और देखते हैं, और फिर वापस से आकर खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा शर्मिंदगी फील करते हैं और वापस से आकर दूसरी जगह खड़े हो जाते हैं। फिर दूसरा जाता है, फिर तीसरा जाता है, ऐसे सभी सभी इंप्लॉय जाते हैं और पता नहीं उनको ऐसा क्या दिखता है कि वो वापस आकर शर्मिंदगी फील करते हैं और एक जगह आकर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में बॉस एपियर होता है, क्योंकि ये एक झूठी न्यूज थी कि बॉस नहीं रहे। तो बॉस कहता है कि इसमें आपने क्या देखा? तो पता है उसमें क्या था, उस कोफिन में क्या रखा हुआ था? एक मिरर रखा हुआ था। तो मिरर क्या में उनको बात। क्या दिखाई देता है? उनको अपना चेहरा दिखाई देता है। तो बॉस कहता है कि ये मैं नहीं था जो कि आपकी ग्रोथ रोक रहा था, ये आप खुद थे। तो अपनी नेगेटिव टेंडेंसीज को छोड़िए और आगे बढ़िए, एक दूसरे की बुराई पर इतना ध्यान मत दीजिए, इससे कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना? यदि हम आज पीछे हैं, यदि हमारा आज शोषण हो रहा है, तो यह किस वजह से हो रहा है? केवल हमारी वजह से, इसका कोई दूसरा रीजन नहीं हो सकता है। तो मैं समझता हूँ ये स्टोरी पर्याप्त है आपके इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छी कहानी के साथ आप हमारे हाँ हाँ, व्यूअर्स को मोटिवेट कर रहे हैं। सर, वैसे कहा भी गया है कि यदि अंधेरा घना है तो दिया जलाना कहाँ मना है। तो बिल्कुल। सर, हमारा अगला प्रश्न आपके लिए, किस तरह से हम अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं? बिकॉज क्योंकि हम नकारात्मकता की बात करें, आपने बात बताई किस तरह से हमें मोटिवेट होना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छी, बहुत जरूरी चीज है हमारे सक्सेस के लिए, वो है कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव होना चाहिए। तो सर, कैसे हम अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएं? बहुत शॉर्ट में, बहुत स्पीड से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम जा चुका है हमारा। तो सबसे जी। पहला जो जो मंत्र है वो है कि दूसरों की तारीफ करिए। यदि आप दूसरों की तारीफ करेंगे, आपका कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली इफेक्टिव हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक बार मैं कोचिंग चलाता था, तो ऊपर वर्मा जी की कोचिंग चलती थी। और एक दिन गर्मी का समय था, जून का महीना था, और लाइट का एकदम फ्यूज उड़ गया। जो मेरा एक सर्वेंट था, एक लड़का मैंने रख रखा था, तो उसने क्या किया, उसने अपना दिमाग लगाया और जो वर्मा जी का मीटर का जो फ्यूज था, उसने उसको कटआउट को निकाल कर और मेरे में लगा दिया। तो मेरी तो लाइट आ गई, लेकिन वर्मा जी की चली गई। वर्मा जी गुस्से में ऊपर से आते हैं, उनको पता चल गया कि ये शर्मा जी के लड़के ने ऐसा कर दिया। गुस्से में आते हैं चिल्लाते हुए। अब मुझे सारा माजरा समझ में आ गया और मैं उनके पास जाता हूँ, नीचे खड़ा होता हूँ और उनकी तरफ देखकर कहता हूँ, अपने लड़के की तरफ देखकर कहता हूँ, तुम नहीं जानते ये कौन है? पता है ये वर्मा जी हैं, कितने सम्माननीय व्यक्तित्व हैं, और तुमने इनके साथ ऐसा, बहुत गलत है। और मैंने इस तरह से वर्मा जी की 2-3 तारीफ और कर दी। अब देखिए क्या वर्मा जी जो गुस्से में थे, उनका डाउन हो गया लेवल गुस्सा, और आ गए। अब मैंने अपना पर्स निकाला, 100 रुपए लड़के को दिए कि चलो दूसरा कटआउट लेकर आओ। वर्मा जी ने मुझे पैसे भी नहीं देने दिए, उन्होंने कहा अरे अरे छोड़ो, कोई बात नहीं, आपस की बात है, लो मैं देता हूँ पैसे। तो कम्युनिकेशन, आप बड़ी कम्युनिकेशन से बड़ी बड़ी आप चीजें मिसहेप को भी दूर कर सकते हैं। ठीक है? तो ये दूसरों की तारीफ करना बहुत जरूरी है, आपके जो बिगड़ते हुए काम है वो भी बन जाएंगे आपके। दूसरा, वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है, पिच को अप करना और पिच को डाउन करना। आपने देखा होगा जब आप गाने सुनते हो, तो यदि एक सेम पिच पर यदि गाना चले, मोनोटोनस वे में यदि गाना चले, तो क्या आप उसको पसंद करेंगे? आपको वो अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। किसी भी सॉन्ग को सुनिए, शुरुआत में बहुत रेज होती है उसकी पिच, और लास्ट में डाउन होती है, और आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि अब ये गाना खत्म हो चुका है, तालियां बजा दीजिए। क्या कोई कहता है कि अब गाना खत्म हो गया ताली बजा दो? नहीं ना, अपने आप ही पता चलता है कि गाना खत्म हो गया। किसी कवि ने 4 पंक्तियां पढ़ी, तो अपने आप पता चल जाएगा कि अब उसकी पंक्ति खत्म हो गई, और आप ताली बजाने के लिए हाथ उठते हैं। ठीक है ना? तो आप वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है। और आप सामने वाले से बात करते हैं, सेम टोन में बात करेंगे, तो वो आपको कहेगा अरे बड़ा बोरिंग व्यक्ति है ना। थोड़ा सा वॉइस को मॉड्यूलेट करते रहना चाहिए। थोड़ा टाइम कम है, तो मैं एग्जांपल मैंने ये स्किप कर दिया है, नहीं मैं एक गाने का आपको एग्जांपल देता कि लास्ट में कैसे अपन मैनेज करते हैं। दूसरा, क्वेश्चन हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, हम लोग करते क्या है, हम पर वो अच्छा आंसर नहीं आता है। किसी ने क्वेश्चन पूछा, हम पर आंसर तो आता है बट पूरा नहीं आता।
थोड़ा बहुत आता है तो, लेकिन हम अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं तो उसको घुमाने की कोशिश करेंगे सामने वाले को, और फिर क्या होता है, आर्गुमेंट क्रिएट होते हैं, माहौल खराब होता है। यदि आपको नहीं आता है तो बड़े प्यार से कहिए कि सॉरी, कि मुझे अभी तो इसका आंसर प्रॉपर तरीके से नहीं पता है, लेकिन मैं जरूर अपने सीनियर से कंसल्ट करूंगा या कुछ बुक रीडिंग करूंगा और मैं डेफिनेटली गेट बैक टू यू टुमारो। तो मैं कल आपको जरूर इसका आंसर बताऊंगा, बताइए। वो भी खुश, आप भी खुश, किसी को बुरा भी नहीं लगता। जी यस मैडम। जी सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने सर कि यदि हम अपना कम्युनिकेशन, अपनी बातों में थोड़ी मिठास लेकर आए, हम सामने वाले की थोड़ी तारीफ करें, तो हम हो सकता है कि हम एक स्टेप आगे बढ़ जाए हमारी सफलता के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात आपकी तरफ से सर। क्योंकि समय की थोड़ी पाबंदी है हमारे पास, तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यदि हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ के लिए कोई मंत्र आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को, तो सर कुछ मंत्र आपकी तरफ से सर। देखिए, हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ के लिए मैं एक एक लाइन दोनों के लिए बोलता हूँ। देखिए, हैप्पी लाइफ तो वही है जिसमें आप दूसरों की तारीफ करें और सबको सेटिस्फाई रखें। सक्सेसफुल की परिभाषा क्या है, हमसे जब पूछते हैं कोई कि आप बताइए आप सक्सेसफुल अपने आप को कब मानते हो, तो कोई कहता है जब मैं आईएएस बन जाऊंगा तब मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा। कोई कहता है कि जब मैं कमिश्नरेट ऑफ कॉलेज में एक बढ़िया डेजिग्नेशन के साथ पहुंच जाऊंगा तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सक्सेसफुल व्यक्ति वह है जिसके चारों ओर जो सराउंडिंग में जो भी लोग रह रहे हैं, उसके व्यवहार से, उसके बिहेवियर से, उसके काम से, उसके कर्मों से सभी सेटिस्फाइड हैं, चाहे वो घर के मेंबर हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे रिलेटिव्स हो। तो वही एक सक्सेसफुल मेंबर है और वहीं से हैप्पीनेस आती है। जी जी सर, जी सर। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि यदि हम सेल्फ एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं, यदि हम दूसरों को रेस्पेक्ट करें, हम दूसरों की तारीफ करें, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है दर्शकों के बीच में, तो हम कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ जा सकते हैं। और वास्तव में यदि हमारे विचार सॉफ्ट हो तो इस ऊंचाई तक हम जरूर पहुंच पाएंगे। तो सर अब समय हो चुका है हमारे दर्शकों के 5 प्रश्नों का। हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं हमारे आज के इस सत्र के दर्शकों की तरफ से जो प्रश्न आ रहे हैं, उसके साथ हम लगातार आपके बीच में बने हुए हैं सर। और समय है आज के 5 सवालों का। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर हैं दीपा सोनी, उन्होंने बताया कि हम एग्जाम देते हैं, बार बार एग्जाम देते हैं, हम असफल होते हैं, निराशा होती है। सर किस तरह से हम फिर से अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करें, ये पुनः आत्मविश्वास कैसे लेकर आए सर? देखिए, कई बार ऐसा होता है लाइफ में, ये लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स हैं कई बार, और जहाँ पर हम फेल होते हैं, मान लो हमने कोई एग्जाम दिया और फेल होते हैं, तो एक आपको पॉजिटिव सोच डेवलप करनी पड़ेगी कि वहां से हमें एक लेसन लेना पड़ेगा कि यहाँ पर हम फेल हुए हैं तो कहीं ना कोई पॉइंट है जिसको हम मिस कर रहे हैं, तो वहां पर अभी काम करने की और जरूरत है। ठीक है ना? तो फेल होना कोई समस्या नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप एक बार फेल हो सकते हैं, 2 बार फेल हो सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी सफलता मिलेगी जैसा आप चाहते हैं वैसा। तो सीखने की जरूरत है, उस फेल पर निराश होने की जरूरत नहीं है। बस एक पॉइंट आप समझ लीजिए कि कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी है, उस पर वर्कआउट करें। बिल्कुल बिल्कुल दीपा सोनी, आपको उत्तर मिल गया होगा कि अपनी कमियों से सीखिए कि कमी कहाँ रह गई और उसे सुधार करें। हमारा अगला प्रश्न बहुत अच्छा सर, राशि अरोड़ा है, वो जानना चाहती हैं कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में एक बहुत पतली सी लाइन होती है सर, कैसे हम पता लगाएं कि ये कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है सर? हाँ, देखिए, कॉन्फिडेंस तो आपकी बातों से और आपके चेहरे से झलकता है जब आप में नॉलेज होती है और आपको खुद को लगता है कि हाँ, आप इस चीज में परफेक्ट हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में आप सामने वाले को अवॉइड कर देते हैं, यानी आपको ऐसा लगता है कि आप ही हैं जो हैं, आप ही जानते हैं, और सामने वाला शायद इतना नहीं जानता। तो ऐसा नहीं करना है। हो सकता है सामने वाले में कम नॉलेज हो, लेकिन रेस्पेक्ट उसकी भी करनी है, क्योंकि हर आदमी किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट होता है। तो आप अपने चश्मे से मत देखिए। जी जी सर, बिल्कुल सही बात कही कि आई एम द बेस्ट दैट इज द कॉन्फिडेंस, बट आई एम ओनली द बेस्ट दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। तो राशि, आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है मोहम्मद उमर का। वो जानना चाहते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं हमारे आसपास जो हमें डीमोटिवेट करते रहते हैं, बार बार डीमोटिवेट करते हैं। तो किस तरह से हम उन सभी को अवॉइड करते हुए, उन सभी को पीछे छोड़ते हुए मोटिवेट हुए और अपनी सफलता की सीढ़ी तक पहुंचे? सर आपके लिए प्रश्न कि ये डीमोटिवेशन से मोटिवेशन तक का सफर कैसे तय करें सर? कई लोग कहते हैं कि मैं इंग्लिश इसलिए नहीं बोलता हूँ
कि सामने वाले कहीं ऐसा ना कहें कि मैं सही नहीं बोलता हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ। और आपको मैं एक बात बहुत बढ़िया बता रहा हूँ कि सामने वाला वही व्यक्ति आपको टोकेगा कि आप गलत बोल रहे हैं या आपने ये सही प्रोनाउंस नहीं किया, जिसको खुद को नहीं पता होगा। क्योंकि जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं ना, वो बड़े काम होते हैं, बड़े आराम से अपनी बात रखते हैं और सामने वाले को सुनते हैं, उसकी कमियों को इग्नोर करते हैं और उसकी अच्छाइयों को अपनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि सामने वाला तो कहता रहेगा, आप अपना काम करते जाइए और इसी से आपको मोटिवेशन मिलेगा। आपका काम ही आपकी एनर्जी है। बहुत बहुत अच्छी बात कही है सर आपने, आपका काम ही आपकी पहचान है। तो मोहम्मद उमर, आपको प्रश्न का उत्तर मिला होगा। हमारे बीच में सर हैं तुलसी सुथार। वो बता रहे हैं कि हमें ज्ञान तो बहुत है, हम पढ़ते बहुत हैं, लेकिन वही है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। जनरली जब हम एग्जाम देने जाते हैं, जब हम एग्जाम लिखने जाते हैं, तो हमें आता तो है लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो सर ये जो कमी है, इसको हम कैसे सुधार ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन सुधार पूछा है उन्होंने। और सब ये कमी बहुत लोगों में होती है कि नॉलेज तो सबके पास है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हाउ टू ट्रांसफर आवर नॉलेज, नॉलेज को यस। ट्रांसफर कैसे करें। एक अच्छा टीचर कौन होता है? यदि वो क्लास में जाता है और शुरू के 5 मिनट में, 1 घंटे का लेक्चर होता है जनरली, और शुरू के 5 मिनट में यदि वो ऑब्जेक्टिव बच्चों के माइंड में क्लियर कर दे कि आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका ऑब्जेक्टिव ये है, ये आपको ऐसे बेनिफिट होगा, तो बच्चे उसको ध्यान से सुनेंगे। एक टीचर वो होता है कि जो सीधा गया, सीधा चौक लिया, सीधा बोर्ड पर, चलिए ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करिए आप। तो अब बच्चे, अरे यार बड़ा बोरिंग बोरिंग लेक्चर है। तो शुरू में पहले ऑब्जेक्टिव तो क्लियर करिए। तो जैसे 10th क्लास में, हम 10th क्लास क्यों पास की हमने? क्योंकि हमारा एक ऑब्जेक्टिव था। क्योंकि 10th क्लास को पास करने के बाद ही हमें पता था कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ या फिर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो 10th क्लास के बाद ही वो रास्ता शुरू होता है। ठीक है। तो अपनी नॉलेज जो आपके पास है उसको ट्रांसफर करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन इज द की, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले कहते थे कि मिरर के सामने करिए, अकेले में बैठ के करिए, तो ये आपको करना पड़ेगा काम, और एक स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, और ये निश्चित रूप से हो जाएगा। यदि नॉलेज है, यदि इनपुट है, तो आउटपुट आएगा। जी जी सर, बहुत अच्छी बात रही है सर, कि यदि इनपुट है तो आउटपुट रहेगा, और उसके लिए आप तैयारी जरूर करें विद्यार्थियों। उसी के साथ एक आखिरी प्रश्न है सर हमारा। भुवनेश्वरी पारिक हमारे बीच में जुड़ी हुई है और वो जानना चाहती है कि वो हिंदी माध्यम से है सर, और क्योंकि जिस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो जिस तरह का हम देख रहे हैं माहौल, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो वो ये जानना चाहती है, क्या कहीं ना कहीं अंग्रेजी सीखने में कमी कहीं ना कहीं उनके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाती है, या सफलता की मंजिल तक पहुंचने में कहीं कमी हो सकती है सर, यदि वो हिंदी माध्यम से है और अंग्रेजी में यदि वो अपनी पकड़ नहीं बना पाते हैं, तो किस तरह से वो अपने आत्मविश्वास को ब्लूम कर सकते हैं? तो क्या ये इंग्लिश स्पोकन की प्रॉब्लम है या ग्रामेटिकल वाली प्रॉब्लम है इंग्लिश में? यदि ग्रामर की प्रॉब्लम है तो इंग्लिश सब्जेक्ट हिंदी मीडियम वालों के लिए भी रहता है 10th में, 11th में, 12th में। और यदि वो आपकी कमजोरी है तो आप उस पर काम करके उसको सुधार कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ऊपर तक पहुंचिए, आप बहुत फ्लुएंट बोलिए या आप ग्रामर में बहुत अच्छा करिए, लेकिन उतना तो कर सकते हैं जितने पासिंग मार्क्स आपको चाहिए। 100 में से 40, 50, 60 जो भी कैटेगरी है, तो उतना तो आप कर ही सकते हैं। किसी भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे से कभी भी ये नहीं कहा गया है कि आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी है। किसी भी हिंदी मीडियम वाले से ये कभी नहीं कहा जाता है कि उनकी इंग्लिश वीक होती है। ये थोड़ी सी गलत फहमी है। तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। यदि कोई सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स भी कई लोगों की कमजोर होती है, तो उस पर काम करते हैं तो मैथमेटिक्स के सवाल हम पर आते हैं। तो ऐसे इंग्लिश में कोई ऐसा बड़ा नहीं है, इंग्लिश सबसे सरल सब्जेक्ट है, मैं समझता हूँ जहाँ तक। जी सर, बिल्कुल अंग्रेजी से और डरना हिंदी नहीं हिंदी चाहिए। ज्यादा टफ है। हिंदी ज्यादा टफ हिंदी को है सर, समझना बड़ा बिल्कुल। मुश्किल है, वर्ण व्यास सर एक समास। आखिरी प्रश्न, हमारे हाँ। व्यूअर्स आपसे जुड़े हुए हैं और बहुत हम्म। सारे प्रश्न मेरे बीच में आ रहे हैं सर। एक नितिन शर्मा है, वो बहुत संक्षेप में सर मैं जानना चाहूंगी कि वो जानना चाह रहे हैं कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए। नितिन शर्मा, आपका उत्तर। यस बिल्कुल। बहुत मैंने लोग देखे हैं, मैं खुद भी ऐसा था कि सोचते ज्यादा थे, करते बिल्कुल नहीं थे। ठीक है ना, हम सोचते थे कि मैं एक बुक लिख दूं, लेकिन उस पर कभी भी एक पेज लेकर एक लाइन तक नहीं लिखी, तो क्या बुक लिख जाएगी? तो ओवर थिंकिंग बहुत रहती है। तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए सबसे पहला मंत्र तो यही है कि बिजी रहें। जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने रखी है कि
आप बिजी रहें। तो इसी के साथ मैं इस सत्र को समाप्त करती हूँ सर, कि बहुत अच्छी बातें आपने कही है और कहा भी गया है कि ये जो आत्मविश्वास अनुभव से आता है और अनुभव की भट्टी में जो तब कर निकलते हैं वही सिक्के बाजार में चलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद